Good afternoon, class. Class, we are on our chapter 1 of geography, that is resource and development. And we did had a kind of introduction. We did talk about resources होते क्या है, how do we define it, क्या उसमें important चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए. And then in our previous class हमने पढ़ लिया था type of resources अलग-अलग classification के basis पे. ओके, सो आई थिंक इतना अपने को क्लियर है. अब हमें ये पता चल गया है कि रिसोर्सेज आर सो इम्पोर्टेंट. हमने पढ़ा था एवरीथिंग दैट वी डू और एवरीथिंग दैट बेसिकली सेटिस्फाइज आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स. तो जब रिसोर्स इतने जरूरी हैं, सो उनकी डेवलपमेंट कैसे की जाए. ओके, दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन टुडेज क्लास. और इसी से रिलेटेड कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हम समझेंगे. हमें पता है कि रिसोर्सेज आर रियली नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड ऑल्सो फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ. यानी हमें एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज का अवेलेबल होना जरूरी है. अब ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया, दे थॉट दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. एनवायरनमेंट में ही तो है, नेचर में ही तो है और फ्रीली अवेलेबल है. सो दे स्टार्टेड यूजिंग इट विदाउट थिंकिंग, इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना सोचे समझे, एक्सेसिव वे में बहुत ज्यादा इसको क्या किया, ओवर यूज कर लिया. किसको? रिसोर्सेज को. और क्योंकि ऐसा किया ह्यूमन बीइंग्स ने, इसीलिए देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग. And what are these problems? Let us understand these problems also. सबसे पहली चीज है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सैटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स. इफ वी सी द वर्ल्ड टुडे, वी विल नोटिस कि हमारे वर्ल्ड में जितने रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. सिंपल टर्म्स में कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं और ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं. तो क्योंकि रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और ये कम हुए क्यों है? फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स. गांधी जी once said that we have enough resources for everybody's needs but not everybody's greed. ठीक है, फॉर एनीबडीज ग्रीड. यानी सबकी जरूरत के जितना तो नेचर ने हमें दिया है, बट जितना अपना लालच बढ़ता रहेगा तो ऑब्वियसली आपकी चीजें, आपको जो जितने रिसोर्सेज चाहिए वो कभी आप उससे सेटिस्फाइड होंगे ही नहीं, चाहे आपके पास कितना भी हो. सो बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड दिस रिसोर्सेज विदाउट थिंकिंग, दे हैव यूज्ड इट एज इफ दे थॉट बिकॉज दे आर फ्रीली अवेलेबल इन द नेचर, दे आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, वी कैन यूज देम इन एनी विच वे वी कैन, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स हैं. एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम इज depletion of resources for satisfying the greed of few individuals. Next क्या आ जाता है अपना, accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two groups, haves and have-nots, जिनको हम सिंपल में बोल सकते हैं रिच एंड पुअर. क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है रिसोर्सेज, कुछ के पास बहुत ज्यादा है और ज्यादातर के पास बहुत कम है, इसीलिए हमारी सोसाइटी डिवाइड हो गई है दो सेगमेंट्स में. हैव जिनके पास बहुत है, हैव नॉट जिनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है. तो जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है वो रिच है और जिनके पास बहुत कम रिसोर्सेज है वो पुअर है. थर्ड प्रॉब्लम क्या है? Indiscriminate exploitation of resources has led to the global ecological crisis. हमें पता है this is not something new for us. हमें पता है कि जिस हिसाब से हमने resources को डिप्लीट किया है, फर्स्ट पॉइंट तो है कि इट इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज इज बीइंग बेसिकली द मेन रीजन ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स. सेकेंड रीजन सोसाइटी दो में डिवाइड हो गई है, हैव एंड हैव नॉट्स. थर्ड पॉइंट रिच और पुअर में डिवाइड हो गई है. थर्ड पॉइंट है हमारा कि हमने रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे एक्सेसिव यूज तो किया है, बट इतना एक्सप्लॉइट किया है जिसके कारण जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा नेचर है, जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा अर्थ है,
एवरीथिंग इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो, पॉल्यूशन हो, लैंड डिग्रेडेशन हो. वी नो ग्लोबल वार्मिंग इज सच अ बिग इम्पैक्ट, वी कैन सी इट अराउंड अस, वी कैन फील इट अराउंड अस. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? वी आर रिस्पॉन्सिबल. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कि वी ह्यूमन बीइंग्स आर द मेन रीजन व्हाई दीज you can say wasteful use या बैड यूज, बिना सोचे समझे जो यूज हम कर रहे हैं रिसोर्सेज के, उसके कारण इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारी सोसाइटी में. सो एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जरूरी है. अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो रिसोर्सेज है वो सबके पास हो, तभी क्या होगा, जो लाइफ है वो सस्टेन कर पाएगी, सब लोग एक अच्छी लाइफ लीड कर पाएंगे और ग्लोबल पीस भी होगी. Somewhere we see in near future, and if you are aware of few of the current affairs, you will know that countries are actually directly or indirectly fighting for the resources that are available around. So, अगर हम इन रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, अगर हम इन रिसोर्सेज का सोच समझ के यूज नहीं करेंगे, तो ये डिप्लीट होंगे और कहीं ना कहीं there will be a kind of, you can say, even war, or we can even say world war, because of these resources, if we don't take care of these things right now. ठीक है. सो क्लियर टर्म्स में हम ये बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज बहुत जरूरी है, इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो क्वालिटी ऑफ लाइफ सबकी अच्छी नहीं होगी, और उसके साथ साथ ग्लोबल पीस को भी क्या है, डेंजर है. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जिस हिसाब से अगर हम रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं, सो वी विल सी दैट देयर आर नो रिसोर्सेज, दोज आर लेफ्ट, और ऑब्वियसली क्या होगा कि इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर आवर प्लैनेट एज वेल, नॉट ओनली फॉर फ्यूचर जनरेशंस बट फॉर आवर अर्थ एज अ होल प्लैनेट विल बी इन द डेंजर. मतलब सिर्फ रिसोर्सेज की कमी नहीं है, इवन सर्वाइवल विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. इसीलिए बहुत जरूरी है, एटलीस्ट नाउ दिस इज द हाई टाइम जब हमें समझ आए कि जो रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए. So this is the new term we come across and we should know about it. ठीक है. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जरूरी है ताकि सरवाइव कर पाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए रहे, हमारी एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट ना हो, और सबके लिए यही जरूरी है. हर टाइप की लाइफ फॉर्म के लिए जरूरी है, उनके सस्टेन करने के लिए जरूरी है कि रिसोर्स प्लानिंग की जाए. इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस. सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हम बोलते हैं, इसका मतलब है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. अब जैसे हमने रिसोर्सेज में देखा था 4 to 5 थिंग्स आर नेसेसरी, वैसे इसकी डेफिनेशन में पहली चीज है, सी व्हाई इट इज नेसेसरी टुडे. इफ आई से कि देखो एनवायरनमेंट में इतना नुकसान हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, सो लेट अस स्टॉप डेवलपमेंट. इज इट रियली पॉसिबल? नो. इफ आई से स्टॉप यूजिंग ऑल द स्टफ that involves resources, will you? No, we cannot live without that. तो क्या करना चाहिए? हमें एक डेवलपमेंट चाहिए, पर हमें डेवलपमेंट ऐसी चाहिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो. सेकंड, हम इस तरीके से यूज करें ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी कुछ रिसोर्स बचे. ऐसा नहीं कि हमने सारे ही खत्म कर दिया एंड दे हैव टू फाइंड सम अदर वेज. ओके, सिचुएशंस आर कमिंग जब अलग अलग दूसरे तरीके, अलग रिसोर्सेज हम ढूंढने की कोशिश करें, बट एटलीस्ट वी शुड बी वेरी वेरी कॉशियस व्हाइल यूजिंग दोज रिसोर्सेज.
यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट शेयरिंग थिंग्स, कार पूलिंग। आपको एक ही जगह अगर जाना है सपोज बहुत लोगों को, तो साथ में एक दिन आप अपनी कार में चले जाओ, नेक्स्ट से आपका फ्रेंड अपनी कार लेके दोनों साथ चले जाओ, या व्हाटएवर इट इज, उससे पेट्रोल जो है वो सेव होगा। ऐसे ही करके हर चीज के लिए हमें ये सोचना है कि हम बेस्ट यूज करें ताकि उस चीज का वेस्ट ना हो रिसोर्सेज। So we should know that development should take place obviously without the damage of environment, and this development in the present should not compromise with the needs of the future generation. ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके साथ साथ नेक्स्ट चीज हमारी क्या है वो भी देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। अब हमने बात तो कर ली कि क्या होता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर क्या कुछ किया भी गया है इसके रिलेटेड वो देख लेते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी किया गया है, नेशनल लेवल पे भी, बिकॉज अब ये एक रियलाइजेशन हो गई है कि अब अगर हमने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और रिसोर्सेज को बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो आगे बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द अर्थ समिट इन 1992। बेसिकली जून 1992 लगभग 100 स्टेट्स के हेड जो है दे मेट in Brazil in a place known as Rio de Janeiro। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था वो, जहाँ पे उन्होंने बात की थी रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द होल वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में एनवायरमेंट की क्या प्रॉब्लम है और सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है। ओके, और ये सारे लीडर्स जो आए थे इन्होंने सबने मिलकर साइन किया था एक डिक्लेरेशन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए। और इन लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स सोचे, जो जो इनके मेंबर्स थे कंट्रीज के उन्होंने भी जैसे साइन किया कि हाँ वी कीप इनटू कंसीडरेशन कि ऐसे ऐसे चीजें हो। और फाइनली जो ये रियो कन्वेंशन है, इन्होंने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को एंडोर्स किया कि ये चीज फॉलो होनी चाहिए, और एक एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया ताकि 21st सेंचुरी तक हम कोशिश करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑब्टेन करने की। ओके, 21st सेंचुरी में हम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कर ले, इसको हम लोग बेसिकली अचीव कर। ओके, अब इससे रिलेटेड ही अगर हम आगे देखें कि आगे क्या हो, या जो मैं बोल रही हूँ एजेंडा 21 है, ये है क्या, इसको देख लेते हैं। ठीक है, एजेंडा 21 जो है ये बेसिकली एक डिक्लेरेशन है जो वर्ल्ड लीडर्स जो है उन्होंने 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो था एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट का, उसमें वहां पे साइन किया था। ठीक है, ये जो हमने ऊपर बात की है, इसका एम क्या था? एम था ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसकी हमने अभी ऊपर बात की थी, वो हमें अचीव करना है। इससे हमें एनवायरनमेंट में जितना भी डैमेज हुआ है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, सिर्फ एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में भी जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पॉवर्टी हो चाहे डिजीजेस हो, उनको हमें एक कंट्री को दूसरी कंट्री की हेल्प करके, कॉमन इंटरेस्ट करके, इसको एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में क्या करना है, इसको हमें इम्प्लाई करना है। एक मेन ऑब्जेक्टिव इस एजेंडा 21 का ये था कि हर लोकल गवर्नमेंट अपने ओन लोकल एजेंडा 21 को क्या करेंगी, स्टार्ट करेंगी। नाउ अंडरस्टैंड देयर दिस इज एन kind of summit that was organized all around the world, and because they were talking, you can say, broadly for the conservation and the sustainable development, पर हर एरिया में उसका हो सकता है कोई अलग प्रॉब्लम हो, तो उस अलग प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, उसके लिए वहां के जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपने एरिया में एक लोकल एजेंडा 21 स्टार्ट करेंगे, वहां के एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए, वहां की सोसाइटी की डेवलपमेंट। Okay, so this is what was being planned, and we can say all over the world they were trying hard so that जो भी चेंजेस हैं और जो मेन प्रॉब्लम्स है एटलीस्ट वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब हमें पता है, हमें पता चल गया कि रिसोर्सेज जरूरी है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज जरूरी है ना।
तो हम उसी से रिलेटेड आगे देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग करनी क्यों जरूरी है। रिसोर्स प्लानिंग भी जरूरी है ऑब्वियसली, क्यों हम उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे तो जो हमने अभी तक सोचा है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, विल बी एबल टू फुलफिल आवर गोल्स रिगार्डिंग रिसोर्स डेवलपमेंट। प्लानिंग जो है इट इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी बेस्ट यूज जो है रिसोर्सेज का कैसे करना है, सोच समझ के कैसे यूज करना है, वो तभी होगा जब हम प्लानिंग करें। वी नो फॉर एवरीथिंग इफ यू प्लान एंड देन डू इट बिकम्स इजी एंड इट बिकम्स इजियर फॉर फाइनली अकम्प्लिशिंग इट, है ना। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि प्लान को पूरा करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि जो एज आई सेड आप कोई भी प्लानिंग करोगे उसको फाइनली पूरा कंप्लीट करके एग्जीक्यूट करना इजी होता है, इट इज प्लान। तो ये यही बोल रहे हैं प्लानिंग जो है वो जरूरी है। सबने माना है कि हम जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, तो ऑब्वियसली वही एक तरीके से इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। इट हैज बेसिक इम्पोर्टेंस इन द कंट्री लाइक इंडिया। हमारी कंट्री में क्यों जरूरी है सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में। वी नो, हमें मतलब इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल फीचर्स तो हमने पढ़ा हुआ है इन मैनी क्लासेस की, कितनी हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है लैंग्वेज के बेसिस पे और अलग अलग फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे, पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में भी बहुत डाइवर्सिटी है। कहीं तो हम देखेंगे इंडिया के किसी किसी एरिया में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं और किसी एरिया में वो रिसोर्स एकदम ही नहीं है। कोई एरिया है जहाँ पे मतलब हम देखेंगे कि एक रिसोर्स बहुत ज्यादा है पर कोई दूसरा रिसोर्स कम है, जैसे कि जो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है, इनमें मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पे वाटर बहुत है, वाटर रिसोर्स बहुत है, पर वो इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप्ड ही नहीं है। राजस्थान है जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज्यादा है पर वाटर रिसोर्सेज एकदम कम है। लोकल डेजर्ट, अगर हम कोल्ड डेजर्ट की बात करें लद्दाख की, तो एकदम आइसोलेटेड है हमारी कंट्री से, बट कल्चरल हेरिटेज वहां पे बहुत अच्छा है, बट अगेन वाटर की डेफिशिएंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिशिएंसी है और मिनरल्स की भी कमी है। इसका मतलब क्या है, हमारी कंट्री ऐसी है जहाँ पे एक स्टेट के पास कोई एक रिसोर्स बहुत है और दूसरा रिसोर्स एकदम ही नहीं है या बहुत कम है, और कोई दूसरी स्टेट हो सकता है जहाँ पे दूसरा रिसोर्स बहुत अच्छा है पर फर्स्ट वाला रिसोर्स जो उस एरिया में था वो बहुत ही कम है। कहीं पे इक्वली है, बहुत ज्यादा सारे रिसोर्सेस, कहीं पे एकदम ही नहीं है, कहीं पे कुछ बैलेंस्ड है। व्हाट डू वी मीन बाय दैट, तो हमारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमें बहुत जरूरी है कि हम एक बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग करें, नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल वाइज, यानी हर एरिया का हम इस तरीके से इसकी प्लानिंग करें कि पूरा हमारा नेशन भी डेवलप हो और हमारे नेशन के साथ साथ ऑब्वियसली जिस एरिया में वो रिसोर्स है वो भी डेवलप हो। और सपोज कोई ऐसी एरिया है जहाँ पे एकदम रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो वो भी ऐसा ना हो कि एकदम ही मतलब उसके पास कोई रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है और वो डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। ओके, तो इसीलिए हमारी कंट्री जो वहाँ पे बहुत जरूरी है रिसोर्स प्लानिंग, कैसे रिसोर्स हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे रिसोर्स को यूज करना है ताकि उसका एक तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द रिसोर्स प्लानिंग। अब हम अगर ये तो हमें पता चल गया प्लानिंग क्यों जरूरी है, एग्जैक्टली होती क्या है जुडिशियस प्लानिंग, एंड एज आई सेड आई गिव यू एग्जांपल कि कैसे किसी किसी एरियाज में बहुत ज्यादा कोल माइंस है, जैसे झारखंड में है, राजस्थान में अपने सोलर प्लांट बहुत ज्यादा है, लद्दाख कल्चरल हेरिटेज वाइज अच्छा है, बट कहीं कुछ चीजें हैं और कहीं कुछ चीजें, ठीक है। सब जगह सब कुछ अवेलेबल नहीं है, इसीलिए अपने लिए ये भी जरूरी है कि हम क्या करें, हम सारी चीजों को अच्छे से यूटिलाइज कर सके ताकि हमारी पूरी कंट्री का क्या हो, डेवलपमेंट। अगर हम रिसोर्स प्लानिंग को स्टेप बाय स्टेप करना चाहें कि ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व है जो हम देखेंगे। रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स करते हैं, हम सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि ये रिसोर्स अवेलेबल कहाँ है। ये हम करते कैसे हैं,
हम सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, अलग अलग सोर्सेस से ये पता करते हैं कि कौन सा रिसोर्सेस कहाँ पे अवेलेबल है, और वो जो हम रिसोर्स की बात कर रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है और किस क्वालिटी में अवेलेबल है। हमें पता है हर रिसोर्स की क्वालिटी होती है, कोल के भी बहुत टाइप्स होते हैं, कोई बेस्ट क्वालिटी होता है, कोई इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता है। यस और नो? यस। सो हम मैपिंग करते हैं, हम सर्वे करते हैं कि एक एस्टिमेट लगाते हैं कि रिसोर्सेज क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज कैसे अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं कि किस तरीके से हम कौन सी इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे, हमारी क्या टेक्नोलॉजी है, कौन सा प्रॉपर हमें स्ट्रक्चर, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा स्किल, कौन सा इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहिए ताकि हम उस रिसोर्स को डेवलप कर सकें, और जो हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको हम फाइनली काम में ला सकें। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड अगेन इंपॉर्टेंट वन, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, here it will be plans not plans। ओके, अब देखो, फिर से देखो, सबसे पहले हमने पता लगा लिया कौन सा रिसोर्स कहाँ अवेलेबल है। ठीक है, सेकेंडली हमने किया कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे इसको यूजेबल बनाएंगे, क्या क्या स्किल चाहिए, क्या इंडस्ट्री सेटअप करनी है, क्या इंस्टीट्यूशन करना है, क्या बेसिक तरीके हैं ताकि हम डेवलपमेंटल प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सके और उसको काम में ला सके। फिर हम ये देखेंगे जो हमारे डेवलपमेंटल प्लान्स है कहीं वो कुछ ऐसे तो नहीं है जो हमारी कंट्री के जो डेवलपमेंटल प्लान्स है उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं तो हम उसको उस तरीके से यूज नहीं करेंगे, हम अपने डेवलपमेंटल प्लान्स को उस हिसाब से ट्रैक करेंगे जो हमारी कंट्री चाहती है। अगर हमारी कंट्री चाहती है कि सपोज कोल एक्सट्रैक्ट हुआ है तो उसको एक पर्टिकुलर चीज में यूज किया जाए, पर हम उसको और किसी चीज में यूज करने का सोच रहे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि उससे अगर हमारी कंट्री को फायदा नहीं हो रहा है या अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है जो हमारी कंट्री के डेवलपमेंटल प्लान्स है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो हम अपने प्लान्स जो है वो नेशनल डेवलपमेंटल प्लान्स के हिसाब से क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ओके, तो ये तो हो गई हमारी रिसोर्स प्लानिंग, स्पेसिफिकली इंडिया की अगर बात करें। तीन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तीन स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहले आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन बताना कि कहाँ पे हमारा रिसोर्स मिलता है। ये ऑब्वियसली हम मैपिंग के थ्रू, सर्वे के थ्रू, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी है वी कैन फाइंड आउट टू वेरियस मींस कि कौन सा वाला जो रिसोर्स है वो कहाँ पे अवेलेबल है। सेकंड, प्लानिंग करेंगे कि किस टेक्नोलॉजी, किस स्किल के थ्रू हम डेवलपमेंटल प्लान्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड जो हमारे डेवलपमेंटल प्लान्स हैं वो हमारे नेशनल डेवलपमेंटल प्लान्स के साथ होने चाहिए, उसके मैच होने चाहिए, अदरवाइज हमें अपने प्लान्स अकॉर्डिंगली चेंज कर लेने चाहिए। ठीक है, दिस इज एज आई सेड टेलिंग अस अबाउट द रिसोर्स प्लानिंग। हमने देख लिया था रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, और स्पेसिफिकली अगर देखें हमारे इंडिया में क्यों जरूरी है। इट इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज हमारे इंडिया में कहीं पे तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है और कहीं पे बहुत कम रिसोर्सेज अवेलेबल है। सो ऑब्वियसली हमें उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके फॉर द होल कंट्री। एंड दैट इज व्हाई ये जो हम प्लानिंग की बात करें इसमें थर्ड पॉइंट हमने क्या रखा है कि हमारे जो डेवलपमेंटल प्लान्स हैं अगर किसी प्राइवेट के अंडर है सपोज, तो हमारे जो डेवलपमेंटल प्लान्स है वो हमारे नेशनल डेवलपमेंटल प्लान से मैच होने चाहिए, जिसमें ऑब्वियसली ये जरूर होगा कि जो एवरी सेक्शन ऑफ आवर कंट्री, एवरी स्टेट, इवन द स्टेट विच इज लैकिंग इन फ्लो ऑफ द मिनरल्स गेट्स द एडवांटेज समहाउ ऑफ आवर डेवलपमेंटल प्लान्स। इसीलिए हमारे डेवलपमेंटल प्लान्स जो है वो नेशन के जो मेन प्लान्स है उनसे मैच होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारी हो जाएगी रिसोर्स प्लानिंग। ओके, और हम अब पढ़ेंगे कि हम हर जगह ये बोलते हैं कि रिसोर्स जरूरी है, रिसोर्स जरूरी है, बट क्या सिर्फ रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी है उससे काम पूरा हो जाता है या उससे डेवलपमेंट हो जाएगा? नहीं,
because humans are the main important, हमने हमेशा पढ़ा है, resource which utilizes the other resource. So how only presence of resource cannot lead to development or other, you can say, other very good things, ये हम पढ़ेंगे in our next class. ठीक है, जितना आज हमने किया है regarding our you can say development of resources, and we have talked with great detail about resource planning in India. Basically 3 steps में complex process ही कैसे होता है. This is what we have done. Now we'll move on with more things in our next class, and then we will proceed on to the next topics like conservation of resources, land resources and all. Okay. Okay, let us do one thing. Let us try to do a small little part before conservation of resources also today only. As I said, the availability of resources जरूरी है development के लिए, but सिर्फ resources की availability का मतलब ये नहीं है कि वो area develop हो जाएगी, क्योंकि अगर उनके पास वो technology नहीं है, वो institutions नहीं है जिससे वो उस system को develop कर ले, तो obviously क्या होगा, obviously they will not be able to develop to that level even when resources are available. हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं कि हमारी कंट्री में ही बहुत ऐसी एरियाज है जो जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, बट दीज आर स्टिल इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स. Now this is a homework for you. You'll find out किस एरिया की बात करें today, tomorrow. First I will ask you and then obviously I'll tell you the correct answer and then we will move on with the next topic. तो यानी हमारे कंट्री में कुछ ऐसी एरियाज हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है, बट स्टिल वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स है, और ऐसे कुछ रीजन्स ऐसे भी हैं जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है पर वो इकोनॉमिकली बहुत डेवलप्ड है. ये तो हमारी इंडिया की बात हो गई. अगर हम वर्ल्ड की भी बात करें तो भी हम क्या देखेंगे कि जो भी कंट्रीज कॉलोनाइज हुई थी क्लास, चाहे इंडिया हो चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो, वो क्यों हुई थी, फॉरेन इन्वेडर्स क्यों आए थे वहां पे, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल थे. तो रिसोर्सेज अवेलेबल थे, फिर भी वो लोग उनके ऊपर एक फॉरेन कंट्री वालों ने क्या किया, रूल किया, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज्यादा थी एज कंपेयर टू द कॉलोनाइज्ड कंट्रीज, जिसके कारण उन्होंने ऐसी कंट्रीज पे क्या किया, रूल किया, वहां पे सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश की, एंड धीरे धीरे बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि ओनली presence of resources is not necessary for development, but technology and institutions and human resource basically is necessary for the development of that area. Therefore resources जो है वो contribute करते तो हैं डेवलपमेंट के लिए, पर तभी जब उनके साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और उस एरिया में इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी हों तभी. यानी रिसोर्सेज भी है हमारे पास, टेक्नोलॉजी भी है, हमने और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी डेवलपमेंट चेंजेस किए हैं, तो जरूर हमारी एरिया में डेवलपमेंट हो सकता है. अगर इंडिया की ही बात कर लें तो इंडिया में हमें पता है अलग अलग फेज आए थे कॉलोनाइजेशन के. इंडिया जो है हम बोलेंगे therefore in India we can say development in general and resource development in particular does not involve the availability of resources but also technology, quality of human resource and historical experience of people. यानी हम किसी भी एरिया का अगर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे इंडिया हो चाहे और कोई भी जगह हो, यहाँ स्पेसिफिक अगर इंडिया की बात करें तो सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं, बट वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसे है, वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, और उस एरिया का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस क्या है. भाई पहले अगर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है या उनको हमेशा इंफीरियर समझा गया है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया या उनके सारे जितने रिसोर्सेज है वो ले लिए गए, तो फिर उनको डेवलप होने में धीरे धीरे टाइम लगता है. तो इसीलिए हम सीधा बोल सकते हैं कि इंडिया में किसी भी एरिया को डेवलप अगर है या नहीं है तो उसमें सारे रीजंस देखते हैं हम, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स और हिस्टोरिकल. ठीक है, तो ये हमारी
देखते हैं अबाउट, वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट रिसोर्स प्लानिंग, और ये जो अभी हमने पढ़ा है ना, इसी को ध्यान में रख के फिर रिसोर्स प्लानिंग होती है। अभी तो हमने बात कर लिया कि रिसोर्स का होना ही काफी नहीं है, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, सारी चीज जरूरी है, बट ये सब पता करने के बाद फिर हम अपने रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं, ठीक है, और इंडिया में स्पेसिफिकली। तो विद दिस वी कंप्लीट रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। और हम क्या करेंगे कि जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। Okay, so whatever we have done today, I suppose things are clear to you. If you have any doubt relating to whatever we have done till today regarding this chapter, feel free to ask, and we will discuss and we will solve the problems. Okay, so this is it for today's class. We will now meet in our next class and proceed with the chapter.